हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और हरियाणा की फटाफट खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बड़ौदा उपचुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मैदान में उतर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल आज बड़ौदा में 5 गांवों का दौरा करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन सतर्क है। बड़ौदा में सीएम की चुनावी रैलियों को लेकर कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बड़ौदा में हल्के के 5 गांवों का दौरा कर बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करेंगे। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक सीएम कथूरा से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा धनाना, बड़ौदा, बुटाना और जाक्सी में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बड़ौदा उपचुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इसी कड़ी में बुधवार को कांग्रेस के पूर्व सीएम और प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र हुड्डा ने गांव बिचपड़ी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर दिग्गज चुनावी प्रचार में जुटे हैं। इसी सिलसिले में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक जनसभा की, जहां दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार से सिर्फ भ्रष्टाचारी और अपराधी खुश हैं, जनता दहशत में है और सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। बड़ौदा उपचुनाव के लिए पार्टी और प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। बुधवार को गठबंधन उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने कई गांवों में जाकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान योगेश्वर दत्त ने कहा कि बड़ौदा हल्के का पिछड़ापन केवल और केवल बीजेपी सरकार ही दूर कर सकती है। पूर्व सीएम हुड्डा पर निशाना साधते हुए योगेश्वर दत्त ने कहा कि हुड्डा जात पात की राजनीति करते आ रहे हैं, लेकिन बड़ौदा हल्के की जनता अब की बार जात पात पर नहीं बल्कि इंसानियत पर वोट करेगी। योगेश्वर ने कहा कि बड़ौदा हल्के में पिछले 3 महीनों में देख लिया कि विकास बीजेपी ने 3 महीनों में कितना करवाया है। इतना विकास पिछले 54 सालों में भी नहीं कर पाए। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर इस बार कोविड-19 के मरीजों और 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा चुनाव आयोग ने देने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद उन वोटरों को फायदा मिलेगा जो कि कोविड-19 के संक्रमित हैं। इसके लिए बड़ौदा हल्के में कुल 544 वोटर चयनित किए गए हैं। चुनाव आयोग की ओर से पहले पोस्टल बैलेट की सुविधा सरकारी कर्मचारियों, सेना, पुलिस और जिनकी ड्यूटी चुनाव के दौरान लगती है उन्हें यह सुविधा दी जाती थी। बड़ौदा उपचुनाव निर्वाचन अधिकारी और SDM आशीष वशिष्ठ ने बताया कि बड़ौदा उपचुनाव में पोस्टल बैलेट्स को लेकर मीटिंग हुई। फरीदाबाद में निकिता हत्याकांड मामले में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने वारदात में शामिल तीसरे आरोपी अजरू को नूह से गिरफ्तार किया। पुलिस ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी की और खुलासा किया कि अजरू ने ही आरोपी को हत्या के लिए अवैध हथियार मुहैया करवाया था। निकिता हत्याकांड के विरोध में धरने पर बैठे ABVP के छात्रों को पुलिस बल ने प्रयोग से हटाया। छात्र कॉलेज की गेट पर निकिता के हत्यारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। बल्लभगढ़ छात्र हत्याकांड मामले की जांच अब 2018 से शुरू होगी। मामले को लेकर अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इसके लिए कड़ा रुख इख्तियार कर लिया गया है और बड़ा एक्शन लिया गया है। विज ने मामले में SIT गठित करने मामले में 2018 से जांच करने के आदेश जारी दिए हैं। उसमें विज ने SIT को लव जिहाद के एंगल से भी जांच करने की बात कही। विज ने कड़े शब्दों में कहा कि वो हरियाणा में ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे और न ही बेटियों को सिसकने देंगे। प्रदेश में एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप है कि अस्पताल के स्टाफ ने ही महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है।
पानीपत के बापौली में एक महिला गोली लगने से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि महिला को 2 गोलियां लगी है। बताया भी जा रहा है कि महिला को उसके परिजनों ने ही गोली मारी, जिसके बाद घायल महिला को उसके भाई ने सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन महिला की हालत को देखते हुए उसे डॉक्टरों ने पीजीआई रेफर किया। फिलहाल मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। अंबाला में नगर पालिका कर्मचारी संघ ने कर्मचारी अपने मांगों को लेकर 24 घंटे की भूख हड़ताल पर है। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें समान काम वेतन दिया जाए, 2 साल के अनुभव के आधार पर कर्मचारियों को पक्का किया जाए, 4000 जोखिम भत्ता दिया जाए। कोरोना महामारी के चलते सफाई कर्मचारी की मौत होने पर 50 लाख रुपए परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर जो है कर्मचारी हड़ताल पर है। साथ ही कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी मांगों को जल्द माना नहीं गया तो हम 8 नवंबर को गृह मंत्री अनिल विज के आवास का घेराव करेंगे। प्रदेश में कृषि कानूनों को लेकर विरोध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में लगाए गए पक्का मोर्चा धरना स्थल पर किसानों का क्रमिक अनशन 5 दिनों से जारी है। इस धरने में 11 किसान क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। किसान लगातार डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं की तो वे आमरण अनशन शुरू करेंगे। फतेहाबाद में अपनी कई मांगों को लेकर नगर परिषद कर्मचारी 2 दिन की भूख हड़ताल पर हैं। नगर परिषद कर्मचारी संघ के आह्वान पर भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने पिछली बैठक के दौरान कर्मचारियों के साथ जो वायदे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं करती है तो आने वाले समय में वो अपने संघर्ष को तेज कर देंगे। उन्होंने कहा कि पिछली बार सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के दौरान कर्मचारियों को 4000 रुपए जोखिम भत्ता दिए जाने की बात स्वीकार हुई थी, जिसे सरकार ने आज तक लागू नहीं किया। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले बुधवार को अलग अलग विभागों के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए श्रम कानूनों के विरोध और 18 सूत्रीय मांगों को लेकर लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने 44 श्रम कानूनों को निरस्त कर मात्र 4 कानून बनाए हैं। नए कानूनों में श्रमिकों को मौलिक अधिकार से वंचित कर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि श्रम संघों के सुझावों पर दरकिनार कर श्रम कानूनों को निरस्त किया गया। प्रदर्शनकारियों ने 2006 के बाद लगे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने, भवन निर्माण को वेतन अदायगी अधिनियम के अंतर्गत लेने, कर्मचारियों और ईपीएफ और ईएसआई का लाभ देने के साथ साथ बिजली और अन्य विभागों में लगे अस्थायी कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर वेतन देने की मांग की। कोरोना संक्रमण ने झज्जर जिले के जीएसटी कलेक्शन को काफी कम कर दिया है। साल 2019 की बात करें तो जनवरी से अक्टूबर तक 446 करोड़ 49 लाख रुपए का टैक्स मिला था, लेकिन मार्च में सख्त लॉकडाउन लगने के बाद टैक्स कलेक्शन पर पूरा ब्रेक लगा है। साल 2020 में जनवरी से अब तक 373 करोड़ 95 लाख की टैक्स मिला है। साल 2019 के मुकाबले 72 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। हालांकि अब तमाम व्यवसायिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और टैक्स से आमदनी में भी सुधार हो गया। सिरसा के चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम की हालत जर्जर हो चुकी है। स्टेडियम के बनने के बाद कुछ समय तो इसकी देखरेख हुई, लेकिन उसके बाद इसे राम भरोसे ही छोड़ दिया गया। हालात ये हो चले हैं कि स्टेडियम में ना तो कोई सफाई कर्मचारी हो, ना ही कोई विद्युत कर्मी। स्टेडियम के अंदर बने हाल में लगी कुर्सियों पर जमी मिट्टी और खेल परिसर में पड़ी गंदगी इस बात का सबूत है।
पूरे मामले को लेकर स्टेडियम के चौकीदार ने बताया कि स्थायी तौर पर सफाई कर्मचारी नहीं है, सिर्फ एक ही सफाई कर्मचारी है। उधर जिला खेल अधिकारी ने बताया कि बजट की कमी है, दूसरा सफाई कर्मचारी मिल नहीं रहा। फतेहाबाद में कोरोना महामारी के साथ साथ अब चिकनगुनिया और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों ने स्वास्थ्य विभाग की बेचैनी बढ़ा दी। फतेहाबाद में 3 साल बाद चिकनगुनिया का पहला केस सामने आया है, जिसे स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूलने लगे। इसके साथ ही जिले में डेंगू के भी 12 केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मलेरिया ने भी इसके पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। फतेहाबाद के सिविल सर्जन ने बताया कि 3 साल बाद चिकनगुनिया का पहला मामला सामने आया और प्रशासन ने पूरी गंभीरता से बीमारी की पड़ताल शुरू कर दी है। डेंगू के 12 मरीजों का जिले के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। दतिया में त्योहारों के सीजन के दौरान मिठाइयों में मिलावट के रोकने के लिए प्रशासन सख्त है। लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए फूड सेफ्टी विभाग ने मिठाई विक्रेताओं के साथ अहम बैठक की। बैठक में फूड सेफ्टी अधिकारियों द्वारा सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मिठाई विक्रेता को मिठाइयों पर बनने की डेट और डेट ऑफ एक्सपायरी के साथ साथ रेट भी लिखना होगा। अधिकारियों ने ये चेतावनी दी है कि अगर कोई मिठाई विक्रेता इन नियमों की अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संकट के बीच एक बार फिर जीवन पटरी पर लौट रहा है। हरियाणा बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट के छात्रों की परीक्षा आयोजित की गई। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाकी गाइडलाइंस का भी पालन किया गया। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के नोडल अधिकारी जगदीश ने बताया कि करनाल जिले में सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए 10वीं कक्षा के 16 केंद्र बनाए गए थे और 12वीं कक्षा के लिए 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए। वहीं छात्रों का कहना है कि इस बार उनकी परीक्षाओं का काफी लेकर खास तैयारी नहीं है, क्योंकि स्कूल लगातार बंद थे और अध्यापकों से भी कुछ खास संपर्क नहीं हो पाया। यमुनानगर के जिलाधिकारी मुकुल कुमार ने दीपावली को लेकर पटाखे बेचने के मामले में आदेश जारी किया है। दरअसल पटाखे लगाने के लिए 8 अलग अलग जगह चिन्हित की गई हैं। न सभी जगह 44 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके लिए स्टॉल लगाने वाले लोगों को 2 से 4 नवंबर तक आवेदन करना होगा। अगर एक ही जगह के लिए एक से ज्यादा आवेदन आते हैं तो उस पर सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित कमेटी फैसला लेगी। जिलाधिकारी मुकुल कुमार ने बताया कि इसके अलावा अगर कोई किसी और जगह पर पटाखे बेचता पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा होलसेल के पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस दिया गया है, उस लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। करनाल में चोर लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बीते दिन सेक्टर 9 में चोरों ने एक घर के बाहर से होंडा सिटी कार लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में कैद चोर सबसे पहले कार का लॉक तोड़ते हैं, उसके बाद एक चोर गाड़ी के अंदर बैठता है और गाड़ी को सीधा करता है। इस दौरान दूसरा चोर उसकी मदद करता है। चोर जब कार को सीधा करते हैं उसके बाद अपनी कार से उसे टो कर फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करनाल पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किया है। पुलिस ने करीब 45,000 की कीमत की नशीली गोलियों को बरामद किया है। इस दौरान 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिन्हें पुलिस ने कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। करनाल नारकोटिक्स सेल इंचार्ज मोहन लाल ने बताया कि उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि पिछले कुछ समय से नशे की गोलियां बेचने का काला काम ये करता था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि गांव अडाना से नशे की गोलियां खरीदने की बात का खुलासा उसने किया गया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गांव अडाना से 6000 नशे की गोलियां लोमोटिल समेत आरोपी को गिरफ्तार किया। रिमांड के दौरान आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। गोहना सोनीपत रोड स्थित 2 युवकों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवकों के शव ड्रेन नगर 8 में अर्धनग्न हालत में मिले। दोनों युवकों के शव पर चोट के निशान मिले हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों पर तेज धार हथियार से हमला किया गया।
बावली में बदमाशों के हौसले पूरी तरह से बुलंद नजर आ रहे हैं। यहां खेड़का गुजर स्थित ईंट भट्टे पर रात के समय बदमाशों ने मुंशी और मजदूरों को बंधक बनाकर 8,000 रुपए समेत कीमती सामान लूट लिया। घटना के बाद बदमाशों ने सभी मजदूरों को रस्सी से बांधा और वहां से फरार हो गए। मजदूरों का कहना है कि रात करीब 11 बजे 5 बदमाश भट्टे में आए और लूट की वारदात को अंजाम दिया। हथियारों के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने आए बदमाशों ने मजदूरों के साथ मारपीट की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पानीपत में एक पत्नी ने अपनी ही पति की हत्या कर दी। बता दें कि आरोपी पत्नी का उसके ही भतीजे के साथ नाजायज रिश्ता था और इससे बाद की भनक जब पति को लगी तो पत्नी ने उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने बड़ी ही सफाई के साथ पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि मृतक की मौत दम घुटने के कारण हुई है, वहीं गले पर भी निशान पाए गए। पुलिस ने 174 के तहत कार्रवाई करते हुए जब मृतका के पत्नी से सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी महिला ने अपना गुनाह कबूला। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है। करनाल के तरावड़ी में एक महिला ने पारिवारिक कलह के चलते अपने 3 बच्चों के साथ जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। महिला को पड़ोसी ने आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक महिला घर के कलेश से परेशान थी, जिसके चलते उसने कदम उठाया। वहीं जहर खाने वालों में शामिल 5 साल के बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। करनाल के महाराजा अग्रसेन चौक के कुछ दूरी पर स्थित ICAR परिसर में एक 8 महीने का भ्रूण झाड़ियों में मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। झज्जर में हरियाणा रोडवेज बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान कई यात्री घायल हो गए। हादसे के दौरान बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। बता दें कि बस झज्जर के बहु गांव से चंडीगढ़ की ओर जा रही थी, तभी तेज रफ्तार से सामने आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। घायलों को झज्जर के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल फटाफट हरियाणा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।